तो हम करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एस की जगह जेड भी बना सकते हो, ठीक है, जेड भी कंसिडर। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। होता क्या है, देखिए हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें, ये एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है। अब एक चीज़ आपने खूब सुनी होगी, हाइब्रिड शब्द का नाम सुना होगा। हाइब्रिड मतलब जानते हो इसका क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब जानते हो? हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? कोई एक ऐसी चीज़ होगी, कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसमें दो या दो से अधिक चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ होंगी, गुण होंगे। जैसे हमने क्या कहा, कोई एक ऑब्जेक्ट ये लिया इस तरह से, ठीक है, और कोई एक ऑब्जेक्ट ये लिया, ठीक है। हमने क्या किया, आधी प्रॉपर्टी इसकी उठाई, आधी प्रॉपर्टी इसकी उठाई, इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो अब क्या मिला, जो नई चीज़ मिली हमारे लिए, ठीक है, जो नया मिला उसमें क्या होगा, इसके भी गुण बने और इसके भी गुण बने, दोनों के गुण मौजूद होते हैं। तो हाइब्रिड बेसिकली कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें दो या दो से अधिक चीज़ों की प्रॉपर्टीज़, उनके गुण पाए जाते हैं। और हाइब्रिड बनने की प्रक्रिया हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। ये कॉमन भाषा, जनरली अगर हम बात करें तो। केमिस्ट्री में अगर हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करें तो यहाँ पर मिक्सिंग, देखो हाइब्रिडाइजेशन हम बात करें तो क्या है, मिक्सिंग है एक टाइप की, यानी कहाँ है, प्रॉपर्टीज़ की मिक्सिंग, गुणों की मिक्सिंग है, गुणों का मिक्सिंग कहलाता है। तो यहाँ केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन का अगर बात करें तो यहाँ पर भी मिक्सिंग होती है, वो किसकी होती है, ऑर्बिटल्स की होती है, ऑर्बिटल्स, कक्षकों की मिक्सिंग होती है। और जो मिक्सिंग हो रही है वो ऑर्बिटल्स की होगी। हमें पता है हमारे ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं, एस ऑर्बिटल्स होते हैं, पी होते हैं, डी होते हैं और एफ होते हैं। अब देखो हमने देखा था इनका शेप और साइज पढ़ा था हमने कि ये कैसा था, स्फेरिकल शेप होता था, राउंड शेप इस तरह से, ये डंबल शेप होता था, और ये डबल डंबल होता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता था। तो इस तरह से हमने देखा था। तो देखो इसमें अलग प्रॉपर्टी है, इसकी शेप अलग है, इसका इन सब का शेप अलग अलग है। अगर हमने इसको मिक्स किया तो क्या होगा, इसका राउंड शेप था, इसका डंबल शेप था, इसका मतलब जो नया बनेगा उसके अंदर कोई नई प्रॉपर्टी होगी, कोई नया शेप होगा। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ एस लिया हमने और यहाँ पर ये पी लिया, इन दोनों को जब मिक्स कराते हैं तो जो ऑर्बिटल मिलता है तो हमें कुछ इस तरह से मिलता है, कुछ इस तरह से यूँ करके, ये करके, ठीक है। तो एस और पी के मिलने के बाद जो ऑर्बिटल मिला हमें, हाइब्रिड ऑर्बिटल मिला, तो वो कैसा हो गया, इस तरह से चेंज हो गया। देखो ना तो डबल डंबल रहा ये, ना तो डंबल रहा और ना ही स्फेरिकल रहा। तो इसमें क्या है, इस P की प्रॉपर्टीज़ भी हैं और S की प्रॉपर्टीज़ भी हैं, इसीलिए कहलाया ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बनने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वही हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। अगर हम इसको डिफाइन करें, इसकी डेफिनेशन दें तो होता क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में डिफाइन करें तो जब किसी एक ही एटम के आउटर मोस्ट शेल के सेम एनर्जी के एक, दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करके, ऊर्जा का पुनर्वितरण करके नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं, तो यह प्रक्रिया हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। फिर सुनो एक बार, जब किसी एक ही एटम के आउटर मोस्ट शेल के सेम एनर्जी के आपस में मिलकर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी का पुनर्वितरण करके नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी निर्माण करते हैं, तो यह प्रक्रिया हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहलाती है। हिंदी में इसको संकरण कहा जाता है, संकरण कहलाती है। और इस प्रकार प्राप्त ऑर्बिटल्स, इस प्रकार प्राप्त कक्षक संकरित कक्षक यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या, देखो क्या चीज़ कॉमन चीज़ क्या निकल के आए, ऑर्बिटल्स एक ही एटम के होने चाहिए, आउटर मोस्ट शेल के होने चाहिए, बाह्यतम कोश के होने चाहिए, उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए। तो ये हमारी कॉमन चीज़ें, तो डेफिनेशन हमने पढ़ ली।
अब देखो होता क्या है, कोई भी चीज़ होती है वो रूल्स के अकॉर्डिंग चलती है, हर चीज़ के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। आप रोड पे जाओगे, रोड के रूल्स हैं कि भाई आपको लेफ्ट ही चलना, ये भी रूल हैं, तो हर चीज़ के रूल्स होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के कुछ रूल्स हैं, पहले हम उन रूल्स का जिक्र करते हैं, उनकी बात करते हैं, क्योंकि हमें अगर रूल्स नहीं पता होंगे तो हम कोई काम सही सलामत नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, जो कक्षक भाग लेंगे, वो एक ही एटम के होने चाहिए, एक ही एटम के होने चाहिए। अलग अलग एटम, आप कहो कि भाई हमारे पास ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, इसका s ऑर्बिटल और इसका s ऑर्बिटल, इन दोनों को हाइब्रिडाइज करा दीजिए, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि भाई ये भी s है, ये भी s है, सेम है सब कुछ, तो हाइब्रिडाइज करा के क्या फ़ायदा मिला हमें। और दूसरी चीज़ ये हो भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा रूल क्या कह रहा है कि एक ही एटम के होने चाहिए, और वो भी कैसे, आउटर मोस्ट शेल के होना चाहिए, अलग अलग शेल के भी नहीं होने चाहिए। सेकेंड रूल कहता है, दूसरा रूल कहता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, या फिर लगभग सेम होनी चाहिए, या तो ऑलमोस्ट सेम हो या लगभग सेम हो। अगर इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी में डिफरेंस है, अंतर है, तो क्या था कि एनर्जी सेम होनी चाहिए या लगभग सेम होनी चाहिए। अगर एनर्जी में डिफरेंस है तब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं होगा। अब अगला नेक्स्ट रूल कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कैसे होना चाहिए, वो हाफ फिल्ड हो सकते हैं, वो फिल फिल्ड हो सकते हैं, और वो खाली भी हो सकते हैं। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हो तभी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट होगा, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। आपका जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है वो बिल्कुल ब्लैंक हो सकता है। हमने मान लीजिए एस ऑर्बिटल ले लिया, ये कैसा हो सकता है, ब्लैंक खाली हो सकता है, ये हाफ फिल्ड हो सकता है, ये फुल फिल्ड हो सकता है। कोई से ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगला रूल कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है, हाइब्रिडाइजेशन में जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नए बनेंगे, उतने ही नए बनेंगे। जैसे अगर 2 ने पार्टिसिपेट किया है तब 2 बनेंगे, अगर 3 ने पार्टिसिपेट किया है तब 3 बनेंगे, अगर 4 ने पार्टिसिपेट किया है तब 4 बनेंगे। तो जितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। चलिए, तो ये हमारे कुछ बेसिक रूल हैं। इसके अलावा एक और रूल बताता है, कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन के पश्चात जो ऑर्बिटल्स बनते हैं, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन जो ऑर्बिटल्स बनते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होगी, इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे वो उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग भरे जाएंगे जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं। यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग अफबाउ प्रिंसिपल, हुन्स रूल, इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही होती है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी सभी रूल्स को फॉलो करते हैं, उन सभी नियमों का पालन करते हैं। अगला रूल कहता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ चले जाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं। देखिए जैसे हमारे अगर कोई पुराना घर है, पुराना मकान है, उसको तोड़ के नया मकान बना लिया, तो हम क्या करेंगे, पुराना मकान छोड़ के नए मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे ही जब नए ऑर्बिटल बन जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, तब इलेक्ट्रॉन पुराने ऑर्बिटल्स को छोड़कर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं। तो ये रूल्स हैं, इन्हीं रूल्स के आधार पर हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार का होता है। देखिए अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जनरली जो हाइब्रिडेशन पाया जाता है वो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, दूसरा sp2 होता है, sp2 होता है, तीसरा sp3 होता है, चौथा
sp3d होता है, पांचवा sp3d2 होता है और sp3d3 होता है। जनरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यही हाइब्रिडाइजेशन पाए जाते हैं। हालांकि कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में इससे भी अलग टाइप के पाए जाते हैं, वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इनको हम मेटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। उनमें आपका sd3, pd3, sd3, pd3 इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन भी मिलते हैं और इनसे भी एडवांस हाइब्रिडाइजेशन मिलते हैं। dsp2 भी मिल जाता है, dsp3 भी मिल जाता है, ये भी हाइब्रिडाइजेशन पाए जाते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में देखने मिलते हैं। लेकिन जनरली जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनमें जनरली हमारे यही 6 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलते हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में यही है, तो हम इन्हीं की स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये किसमें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 3 टाइप का मिलता है, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 और sp3। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यही 3 प्रकार का मिलता है। इनऑर्गेनिक है हमारे ये भी सिलेबस में भी है, ये भी हम पढ़ेंगे। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में 6 टाइप का है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली यही 3 प्रकार के मिलते हैं। तो एक एक करके हम स्टडी करते हैं है क्या बेसिकली विद एग्जांपल। तो हमने देखा कि 6 टाइप का है। अब हम बात करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन की। sp हाइब्रिडाइजेशन विद एग्जांपल हमसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल। या तो वो पूछ लेगा आपसे, कोई सा नाम देगा, sp पूछ लिया, sp2 पूछ लिया, sp3 पूछ लिया, हमें विद एग्जांपल बताना होता है। अब देखिए मैं यहाँ पर टाइप्स में जब इससे पढ़ने से पहले एक टेबल बनवाता हूँ। अगर वो टेबल आपने याद कर ली इसका मतलब पूरा हाइब्रिडाइजेशन आपको याद हो जाएगा। और ये टेबल आगे एक और हम टॉपिक पढ़ेंगे इसका नाम है VACPR प्रिंसिपल, वहाँ भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो अगर हम एक टेबल बनाएं कुछ इस तरह से, यहाँ हमने लिखा हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ हमने लिखा ज्योमेट्री, हिंदी में ज्यामिति बोलते हैं इसे। यहाँ हमने लिखा बॉन्ड एंगल और यहाँ हमने लिख दिया एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखिए हमने कितने प्रकार की बात की थी। sp हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहला था हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो इसमें लीनियर ज्योमेट्री होती है, हिंदी में से रेखीय बोलते हैं, रेखीय लीनियर ज्योमेट्री होती है। बॉन्ड एंगल अगर हम बात करें इसकी तो 180 डिग्री होता है। एग्जाम्पल्स, जनरल एग्जाम्पल हमें BeCl2 मिल जाता है, बेरिलियम डाई क्लोराइड। sp में लीनियर ज्योमेट्री होती है, बॉन्ड एंगल 180 होता है, 180 होता है, एग्जाम्पल BeCl2 हमारा बनके तैयार हो जाता है। सेकेंड होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो यहाँ ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, समतल त्रिभुजीय। प्लेनर का मतलब समतल त्रिभुजीय, ठीक है। और बॉन्ड एंगल की बात करें तो इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है। और एग्जाम्पल VCl3 बोरॉन ट्राई क्लोराइड, ठीक है। अगला हमारा था थर्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री की बात करें तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, हिंदी में चतुष्फलकीय बोलते हैं इसके लिए, चतुष्फलकीय। बॉन्ड एंगल की बात करें इसकी 109.28 मिनट होता है, 109 डिग्री 0.28 मिनट होता है इसका। एग्जाम्पल अगर हम लें इसका तो CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसका बढ़िया एग्जाम्पल हो जाता है। फोर्थ हमारे पास है sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो इसकी ज्योमेट्री हो जाती है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, इसका मतलब त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, ऊपर देखो ट्राइगोनल प्लेनर है,
sp2 में सिर्फ ट्राइगोनल प्लानर है और sp3d में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। इसको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहाँ पर 120 डिग्री और 90 डिग्री दो बॉन्ड एंगल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड जो बनते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक्सियल बॉन्ड होते हैं और इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं, इसीलिए वहाँ पर एंगल दो प्रकार के होते हैं। एक्सियल क्या होते हैं, इक्वेटोरियल क्या होते हैं, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल, तो मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा कि एक्सियल क्या है, इक्वेटोरियल क्या है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ पर PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इसका एग्जाम्पल हो जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ की बात करें, अगला हो जाता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर ज्योमेट्री की बात करें तो इसका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाती है, अष्टफलकीय बोलते हैं इसको हिंदी में। एक और ज्योमेट्री का इसका नाम होता है, वो दूसरा नाम होता है स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल, इसी को ऑक्टाहेड्रल को ही हम स्क्वायर बाई पिरामिडल भी कहा जाता है। और इसके बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये बॉन्ड एंगल इसका 90 डिग्री का होता है। एग्जाम्पल SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अगला है हमारा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर इसके हम ज्योमेट्री की बात करें तो इसकी ज्योमेट्री होती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होती है। और बॉन्ड एंगल की बात करें तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो भी दो होते हैं, 90 डिग्री और 72 डिग्री। 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल होते हैं और 72 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल IF7 हो जाता है, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। तो ये हमारे 6 के 6 हाइब्रिडेशन हमने लिख दिए, इनकी ज्योमेट्री लिख दी, बॉन्ड एंगल लिख दिया और एग्जाम्पल लिख दिया। अब देखो यहीं से हम डिफाइन कर लेते हैं, यहीं से इनकी परिभाषा दे सकते हैं, क्या क्या परिभाषा हमें दी जाती है। बेसिक परिभाषा कहती है हमारी मेन परिभाषा कि जब किसी एक ही एटम के आउटर मोस्ट शेल के सेम एनर्जी के दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करके नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो यह प्रोसेस क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। और इस प्रोसेस में बने हैं ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। अब देखो एक एक करके बात करें। sp की बात, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डेफिनेशन होती है जब किसी एक ही एटम के आउटर मोस्ट शेल का एक s और एक p ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर एनर्जी का क्या करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन करके कितने नए बनाएंगे, बताइए जरा, कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। क्या कहा था, जितने भाग लेंगे उतने ही नए बनेंगे। क्या बोला डेफिनेशन में, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल कितने भाग ले रहे हैं, 2 भाग ले रहे हैं ना। तो रूल्स में हमने पढ़ा था ना कि जितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे, उतने ही नए बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पर देखो एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है और एक p पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए 2 ऑर्बिटल्स बनके तैयार होंगे। तो फिर से डेफिनेशन, जब किसी एक ही एटम का आउटर मोस्ट शेल का एक s और एक p ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करके 2 नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो यह प्रक्रिया sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। और sp हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर होगी और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा और एग्जाम्पल BeCl2 होगा। एक चीज ध्यान रखना है, ये जो ज्योमेट्री हैं वो सब रेगुलर ज्योमेट्री हैं। ये कब हैं, ये ज्योमेट्री तभी मिलेंगी जब सारे के सारे बॉन्ड पेयर होंगे। एक भी लोन पेयर आ गया तब ये ज्योमेट्री चेंज हो सकती हैं। क्या है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, कैसे चेंज करता है, ये हम पढ़ेंगे VSEPR प्रिंसिपल में, ठीक है। तो हमने क्या देखा, sp। अब sp2 की बात करते हैं, इसकी भी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब एक ही एटम का एक s और 2 p कैसा होना चाहिए, आउटर मोस्ट शेल के होना चाहिए। ध्यान रखना है, किसी एक ही एटम के आउटर मोस्ट शेल के एक s और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करके कितने बनाएंगे, अब 3 नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यह प्रक्रिया sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। 3 क्यों बने, क्योंकि एक s है और 2 p पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टोटल कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री कैसी है आपकी, ट्राइगोनल प्लेनर होती है और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। एग्जाम्पल BCl3 बोरॉन ट्राइक्लोराइड हो जाता है। नेक्स्ट है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी डेफिनेशन, जब किसी एक ही एटम के आउटरमोस्ट शेल का एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर कितने बनाएंगे, अब 4 नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो यह प्रोसेस sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलक की ज्योमेट्री होती है। बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट होता है। एग्जाम्पल कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास sp3d। तो यहाँ क्या करेंगे, अब जब किसी एक ही एटम के आउटरमोस्ट शेल का एक s 3p और एक d एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करके अब कितने बनेंगे, 5 नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो यह प्रोसेस sp3d हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री कौन सी है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। बॉन्ड एंगल 120 और 90 डिग्री होती है। और एग्जाम्पल PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड हो जाता है। नेक्स्ट है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। डेफिनेशन, जब किसी एक ही एटम का आउटरमोस्ट शेल का एक s 3p 1s एंड 3p एंड 2d एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करके कितने बनाएंगे, अब 6 नए, देखो 6 पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, देखो 4 और 2 6 नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो यह प्रोसेस sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल या फिर इसी को स्क्वायर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री भी कहा जाता है। और इसमें बॉन्ड एंगल 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री बॉन्ड एंगल। और एग्जाम्पल SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो जाता है। अब अगर हम बात करें sp3d3 की डेफिनेशन, जब किसी एक ही एटम के एक s आउटरमोस्ट शेल के एक s 3p यानी 3p और 3d एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करके कितने बनाएंगे, हम 7 नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, तभी यह प्रोसेस sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल होती है। बॉन्ड एंगल 90 और 72 डिग्री होता है। और एग्जाम्पल IF7 हो जाता है। अगर हम ज्योमेट्री इनकी बना के देखें, तो अगर हम BCl2 की बनाए ज्योमेट्री तो इसकी लीनियर हो जाएगी। ये बीच में कौन आ गया, सेंटर में इसको क्या, सेंटर में आ गया बेरिलियम, ठीक है, ये एक क्लोरीन ये आ गया, एक क्लोरीन ये आ गया, और ये आपका 180 डिग्री बॉन्ड एंगल हो जाता है। BCl3 के अगर हम बनाएं तो सेंटर में सेंटर एटम बोरॉन है, तो कुछ इस तरह से ये एक क्लोरीन ये आया, एक ये आया, कुछ इस तरह से ये एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन गया और ये बॉन्ड एंगल आपका 120 डिग्री हो जाता है, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल हो जाता है। CCl4 की बात करें, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो इसकी ज्योमेट्री सेंट्रल एटम कार्बन है और कुछ इस तरह से ये 4 क्लोरीन एटम यहाँ अटैच हो जाते हैं और इस तरह से ये बन जाता है और इसका बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट होता है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनकर तैयार हो गई। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की बात करें तो सेंट्रल एटम कौन है, कुछ इस तरह से ये तो इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती। पहले तो हम ट्राइगन बना लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, ये ट्राइगन बन गया और ये बाइपिरामिड, एक क्लोन ये आ गया, एक ही आ गया। अब देखो ये जो बॉन्ड एंगल है, ये जो ट्राइगन बनना है, इनका बॉन्ड एंगल तो 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है, और ये जो बन रहा है ये वाला, ये आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये जो 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, ये और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड कहलाते हैं। और ये जो 2 बने, ये कैसे, जो पिरामिड बना रहे हैं, ये एक्सियल बॉन्ड कहलाते हैं। तो एक्सियल बॉन्ड का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री और इक्वेटोरियल बॉन्ड का 120 डिग्री होता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना के देखेंगे। तो देखो कुछ इस तरह से, सेंट्रल एटम कौन है आपका, सल्फर है, सल्फर। तो स्क्वायर बाइपिरामिडल भी कहा जाता है इसके लिए। तो देखिए एक फ्लोरीन ये लग गया, एक फ्लोरीन ये लगा दिया, एक ये बना दिया, एक ये।
ठीक है। तो देखो ये तो एक तो स्क्वायर टाइप का बन के तैयार हो गया, स्क्वायर, ठीक है। और एक फ्लोरीन ये आ गया, एक फ्लोरीन ये आ गया। देखो स्क्वायर बाईपिरामिडल, और इस तरह से इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी को ऑक्टाहेड्रल भी कहा जाता है। और ये बॉन्ड एंगल आपका 90 डिग्री हो जाता है। IF7 की बात करें, IF7 यहाँ बनाता हूँ, देखो सेंटर में कौन है आपका, आयोडीन। यहाँ पर क्या है, पेंटागोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री। पहले एक पेंटागन बना लेते हैं कुछ इस तरह से, पेंटागन, ये पेंटागन बन के तैयार हो गया, ठीक है। ईच कॉर्नर पे कौन है, फ्लोरीन, 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 ठीक है। और एक बिलो द प्लेन, एक एबव द प्लेन, ये फ्लोरीन एटम, ठीक है। इस तरह से ये पेंटागोनल बाईपिरामिडल। इसका बॉन्ड एंगल जैसे मैंने बताया था आपको कितना है, 90 डिग्री और 72 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री और 72। ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो बॉन्ड बनना है यहाँ से यहाँ तक का जो बॉन्ड एंगल है वो आपका 90 डिग्री है। और ये जो आपस में बन रहे होंगे ये आपके 72 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स होते हैं। तो इस तरह से इस टेबल से हमें हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल और कैसे हम इनको ड्रॉ करेंगे वो चीज़ें पता चल जाती हैं। तो पूरी टेबल हमें हाइब्रिडाइजेशन को याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो।